बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका अक्टूबर नवंबर 2015 का पेपर 1 करेंगे, जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है। वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप प्राचीन्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो आपको 2020 से लेके 2015 जो समर की अटैम्प्ट है लास्ट, उस तक के तमाम पेपर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। और विंटर भी मिलेगा आपको और समर भी मिलेगा। और अकाउंटिंग के अंदर आपके एग्ज़ाम्स भी बहुत करीब हैं और मल्टीपल चॉइस से रिलेट जो पेपर करता है वही एग्ज़ाम में आएगा। तो उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है ये कि आप प्रैक्टिस करें। अकाउंटिंग में कंसेप्ट्स और प्रैक्टिस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर होगा तो फिर रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं। अगर कंसेप्ट्स अच्छे नहीं भी हैं आपके और आप मुसलसल प्रैक्टिस करते हैं तो आपके कंसेप्ट्स भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो जाते हैं और आपकी समझ में भी आ जाती हैं चीज़ें, और एग्ज़ाम में जो पेपर हैंडलिंग है वो भी आसान होती है। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन के पास्ट पेपर्स जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में प्रैक्टिस के लिए आपको वीडियो फॉर्म में हैं, जिसमें कंसेप्ट्स भी हमने क्लियर किए हैं और ये चीज़ें भी हैं, तो उसको ज़रूर जाकर देखें। आज हम इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ बिज़नेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बिज़नेस ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। इन्वेंट्री थी। अब इसके अंदर देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको साथ के साथ समझाता हुआ चलूँ कि जो सवाल है जिसमें अक्सर वो आपसे डिफरेंट किस्म की चीज़ें देख के आपसे आइडेंटिफिकेशन कराता है कि ये एसेट्स पूछ लेगा आपसे। जैसे इस वाले सवाल में उसने कहा है व्हाट वाज द टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज़, ये बताएं लाइबिलिटीज़ का टोटल कितना है। कभी वो एसेट्स का टोटल आपसे पूछता है। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये आपके कंसेप्ट्स अगर सही हैं कि एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, करंट एसेट्स क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट लाइबिलिटी क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, ये अगर आपको क्लैरिटी है तो ये सवाल बहुत आसान है। और अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल है। यहाँ हम देखते हैं कि करंट एसेट्स जो होते हैं, मैं आपको आपके कंसेप्ट भी रिफ़्रेश करता हूँ थोड़े से, कि जो आपके जो करंट एसेट्स हैं वो क्या होते हैं। वो तमाम एसेट्स जो विद इन ईयर आपको अपना बेनिफिट्स देते हैं, देंगे, वो तमाम करंट एसेट्स होते हैं। मोर देन 1 ईयर अगर कोई एसेट आपको बेनिफिट दे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी व्हीकल हो गई, आपकी मशीनरी हो गई, प्रीमिसेस हो गई, ये तमाम चीज़ें नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। वेयर एज आपकी अगर करंट एसेट्स की बात करें तो देखें ये इन्वेंट्री आपका करंट एसेट्स है। इन्वेंट्री वो जो माल अब ये बेचना है आपको, आपका ये ट्रेड रिसीवेबल जो है ये भी करंट एसेट्स है आपका, क्योंकि ये कस्टमर से आपको पैसा लेना है। ट्रेड पेएबल आपकी लाइबिलिटी है। लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटी, लोन टू एम्प्लॉई, कि एम्प्लॉई को जो आपने लोन दिया वो डेफिनेटली आपको वापस मिलेगा, ये भी आपका करंट एसेट्स है। और ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी, अदर रिसीवेबल जो है ये भी कुछ रिसीवेबल हैं जो आपको लोगों से लेने हैं, ये आपके करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स आपने समझ लिया। अब हम करंट लाइबिलिटी की बात करते हैं। करंट लाइबिलिटी का मकसद है वो लाइबिलिटी जो विद इन ईयर आपको पे करनी है, वो करंट लाइबिलिटी कहलाती है। और वो लाइबिलिटी जो मोर देन 1 ईयर, 1 साल के बाद आपको पे करनी है, वो नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाती है। से इस सवाल में अगर हम देखते हैं तो देखें, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है कि बैंक में आपने अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे बैंक से निकलवा लिए, तो ये आपकी करंट लाइबिलिटी के अंदर आते हैं। इसी तरीके से ट्रेड पेएबल, जो माल आपने उधार ख़रीदा, ऑन क्रेडिट लिया, वो आपको पेमेंट करनी है, तो ये आपकी करंट लाइबिलिटी हो गई। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने लोन लिया तो ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी है। और ये अदर पेएबल, कुछ और पेएबल हैं आपको देने हैं, तो ये आपकी करंट लाइबिलिटी होती है। ये सब करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है। कहते हैं व्हाट वाज द टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज़। तो अगर आप ये जो मैंने बताया आपको, ये आइडेंटिफिकेशन आपकी क्लैरिटी के साथ है, तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट के देखें 750, मैं इसको प्लस कर लेता हूँ। इसके बाद मैं अदर ट्रेड पेएबल के 1950, इसको प्लस कर लेता हूँ। लोन फ्रॉम बैंक के 2000 है, मैं इसको प्लस कर लेता हूँ। अदर पेएबल के 70 हैं, मैं इसको प्लस कर लेता हूँ। ये $4770 मेरे पास आता है। और अगर हम बीच वाइज के अंदर देखें तो 4770 इसमें दिया हुआ है, तो दिस इज़ द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 1 में वी कैन सेफली से कि चॉइस बी हमारी जो है वो राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, विच आइटम वुड बी रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट एंट्री इन एन अकाउंट, के कौन सा क्रेडिट एंट्री के तौर पे कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड होगा। तो देखिए, अगेन वही कंसेप्ट्स की बात आ जाती है। मैं फिर आपके कंसेप्ट्स थोड़े से रिफ़्रेश करता हूँ कि जो लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे ये कैपिटल दिया हुआ है, कहते हैं यार डिक्रीज़ इन कैपिटल, अगर कैपिटल डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा। तो देखिए, कैपिटल क्या है, ऑनर इक्विटी है। कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होता है वो क्रेडिट होगा,
और कैपिटल जब डिक्रीज़ होता है तो क्या होगा, डेबिट होगा। इसे मिसाल के तौर पर ड्राइंग, ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर पैसे निकालता है तो हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग को जब हम कैपिटल के अंदर एडजस्ट करते हैं तो कैपिटल को डेबिट करके ड्राइंग को क्लोज कर देते हैं। तो जब भी कैपिटल आपका डिक्रीज़ होगा तो वो वो डेबिट होगा, और जब भी उसमें इंक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। तो डिक्रीज़ का मकसद है कि डेबिट हो जाएगा। डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी, देखिए लाइबिलिटी क्या होती है, आपको किसी को पे करनी है कोई चीज़। जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, जैसे फिर फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर ख़रीदा तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे और अकाउंट्स पेएबल जो भी क्रेडिट पार्टी है उसका क्रेडिट कर देंगे। तो लाइबिलिटी देखें, ये क्रेडिट आपने करी। क्रेडिट करने का मकसद है कि जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और जब लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो ये भी डेबिट हो रहा है। एंड इंक्रीज़ इन एसेट्स की, अगर कोई एसेट्स में इजाफा होगा तो क्या होगा, देखें एसेट्स जब भी बढ़ता है उसमें इजाफा होगा तो वो हमेशा डेबिट होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपको ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया बिज़नेस में, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक को डेबिट करके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। देखें कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है और एसेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। जब एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होता है, और जब कैपिटल इंक्रीज़ हुआ तो आपने देखा क्रेडिट हुआ। तो एन इंक्रीज़ इन एसेट्स का मकसद है कि ये डेबिट हो जाएगा। एन इंक्रीज़ इन कैपिटल, अभी आप देख कर आ रहे हैं कि जब हम कैपिटल ऑनर ने इन्वेस्ट करता है तो हम एंट्री के अंदर उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जब भी इंक्रीज़ इन कैपिटल होगा तो बाय क्रेडिट एंट्री जो है वो अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होगा। तो ये जो हमारी जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर भी फिर डी चॉइस हमारी बनती है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है हार्वरी बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जैनेट, कि हार्वरी ने जो है वो जैनेट से माल उधार खरीदा। द गुड्स वर अनसुइटेबल, चीज़ें अनसुइटेबल थी, एंड हार्वरी रिटर्न देम टू जैनेट, एंड हार्वरी ने क्या करा, जैनेट को ये माल वापस कर दिया। विच डॉक्यूमेंट डिड हार्वरी सेंड टू जैनेट, कौन सा डॉक्यूमेंट हार्वरी जो है वो जैनेट को भेजेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मोर और लेस रिपीट भी हो रहा है एग्ज़ाम के अंदर अक्सर दफ़ा। हो सकता है आपको भी मिल जाए कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की हम बात कर रहे हैं। तो देखें एंट्री क्या पास करेगा, हार्वरी अपने पास क्या एंट्री पास करेगा, वो ये पास करेगा कि जैनेट के अकाउंट्स को डेबिट करेगा और परचेजेस रिटर्न को क्या करेगा, परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट कर देगा। तो देखें उसने क्या करा, हार्वरी ने जैनेट के अकाउंट को डेबिट किया। बस यहीं से आप इसको पकड़ें कि जैनेट के अकाउंट को जब वो डेबिट करेगा तो कौन सा नोट भेजेगा, डेबिट नोट भेजेगा। डेबिट नोट क्यों भेजेगा, वो जैनेट को ये बताएगा कि मैंने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है। डेबिट अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि लाइबिलिटी अगर डिक्रीज़ होती है तो क्या होती है, हमने कहा था डेबिट होती है। तो यहाँ भी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है कि जैनेट को ये पेमेंट नहीं करनी है, तो इसलिए हमने जैनेट के अकाउंट को डेबिट किया। और जब डेबिट किया तो फिर नोट कौन सा इशू करेंगे, नोट भी डेबिट नोट इशू करेंगे। बस ये कंसेप्ट आप अगर समझ लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी कि अकाउंट्स को आप डेबिट कर रहे हैं तो फिर डेबिट नोट इशू करें। ऑन द अदर हैंड अगर हम थोड़ी देर के लिए समझें इसी सवाल में कि जैनेट क्या करेगा, तो जैनेट ये करेगा कि वो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेगा और हार्वरी के अकाउंट्स को क्रेडिट कर देगा। तो देखें उसने हार्वरी के अकाउंट को क्रेडिट किया तो वो क्या करेगा, वो क्रेडिट नोट भेजेगा। किसको क्रेडिट नोट भेजेगा, हार्वरी को भेजेगा कि मैंने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ये पैसा मैं आपसे नहीं लूँगा। लेकिन हमारे इस सवाल के अंदर उसने पूछा था विच डॉक्यूमेंट डिड हार्वरी सेंड टू जैनेट, तो हार्वरी कौन सा डॉक्यूमेंट भेजेगा, मैं अभी समझा के आ रहा हूँ, डेबिट नोट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो राइट चॉइस है हमारी वो बी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, हाउ आर द टोटल्स ऑफ द सेल्स रिटर्न, सेल्स जर्नल एंड द परचेजेज रिटर्न जर्नल रिकॉर्डेड इन द लेजर। ये बताएं लेजर के अंदर जो सेल्स जर्नल है उसका टोटल और परचेजेज रिटर्न का टोटल कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए अगर आप लेजर बना रहे हैं, सेल्स जर्नल क्या होता है आप इसको समझ लें। सेल्स जर्नल का मकसद है कि वो तमाम क्रेडिट सेल्स जो आपने बेचा है वो जिस जर्नल के अंदर आप रिकॉर्ड करते हैं उसे सेल्स जर्नल कहते हैं। याद रखिएगा क्रेडिट सेल्स जितनी भी रिकॉर्ड करते हैं जिस जर्नल में उसे सेल्स जर्नल कहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो माल आपने क्रेडिट के ऊपर ख़रीदा था अगर वो वापस कर रहे हैं तो जितना माल रिटर्न करेंगे उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेजेस रिटर्न जर्नल के अंदर उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल्स जर्नल का मकसद है कि सेल्स क्रेडिट होती है तो लेजर में हम क्रेडिट साइड के ऊपर उसको रिकॉर्ड करेंगे और परचेजेस रिटर्न जो है वो भी क्रेडिट होती है क्योंकि जब आप माल वापस करते हैं तो अकाउंट्स पेएबल या ट्रेड पेएबल को डेबिट करते हैं
और परचेजेज रिटर्न को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ लेजर में जब रिकॉर्डिंग करेंगे इन जर्नल से जो टोटल फिगर आएगी तो सेल्स को भी क्रेडिट करेंगे और परचेजेज रिटर्न को भी क्रेडिट करेंगे। तो देख लेते हैं, क्रेडिट सेल्स करेंगे और क्रेडिट करेंगे परचेजेज रिटर्न अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इत्तेफाक से ए चॉइस के अंदर ही उसने आपको ये चीज़ दे दी, और ए चॉइस के अंदर वो आपको क्या देता है कि क्रेडिट सेल्स अकाउंट को करेंगे और क्रेडिट करेंगे परचेजेज रिटर्न को। तो चॉइस ए, लेजर के अंदर क्रेडिट कर देंगे सेल्स अकाउंट को और इसी तरीके से परचेजेज रिटर्न का टोटल जो है वो भी लेजर में क्रेडिट होगा। ऑन द अदर एंड अगर हम देखें तो ये डेबिट कर रहा है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये डेबिट इनकरेक्ट है, दोनों क्रेडिट होंगे। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 में जो राइट चॉइस है वो आपकी ए चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, सेली बाइज गुड्स, सेली जो है उसने चीज़ें उधार खरीदी। इट इज़ अलाउड ए डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट, और अर्ली पेमेंट के लिए उसको डिस्काउंट मिल गया। तो सेली ने क्योंकि माल खरीदा है और उसको इज़ अलाउड ए डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट और उसे डिस्काउंट मिला है, तो क्या एंट्री पास करेंगे, सेली अपने पास क्या है, डिस्काउंट। एक तो लाइबिलिटी क्योंकि उसने माल ख़रीदा है, तो अब ये पेमेंट उसको नहीं करनी है, तो सबसे पहले तो लाइबिलिटी को याद रखें कि ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे, और ये डिस्काउंट उसको मिल रहा है तो उसकी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करेंगे। हैव यू गॉट द पॉइंट कि जो सप्लायर है उसको डेबिट कर देंगे, ट्रेड पेएबल जो भी सप्लायर का नाम है वो डेबिट हो जाएगा, और क्योंकि लाइबिलिटी हमारी कम हो गई, हमें डिस्काउंट मिल गया। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज़ का मैंने माल ख़रीदा, उस पर $10 मुझे अगर डिस्काउंट मिलता है तो ये डिस्काउंट मेरी इनकम बन जाएगी, और ये $100 तो पेमेंट नहीं करूँगा, मैं $90 की पेमेंट करूँगा। तो लाइबिलिटी जो मैंने $100 से रिकॉर्ड करी थी, जब मुझे ये डिस्काउंट मिलेगा तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी $10 से मेरी, एग्जाम्पल के तौर पे। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, सप्लायर को डेबिट करेंगे और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करेंगे। तो देखते हैं ज़रा, ये कहता है अमाउंट टू बी डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे, ये इनकरेक्ट है। डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट करेंगे, ये भी इनकरेक्ट है। सप्लायर को डेबिट करके डिस्काउंट अलाउड को करेंगे, ये भी इनकरेक्ट है। सप्लायर को डेबिट करके डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करेंगे, जैसे कि अभी हम समझ कर आ रहे हैं कि सप्लायर को डेबिट करेंगे और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये हमारी इनकम हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वी कैन सेफली से कि राइट चॉइस हमारी चॉइस डी बनती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, ऑन 1 अप्रैल ट्रेडर्स कैश बुक शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ $3,204 कि एक ट्रेडर्स की जो कैश बुक है उसका डेबिट बैलेंस है $3,204। ये जो डेबिट बैलेंस है ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हमारा पैसा बैंक के अंदर है। अगर ये क्रेडिट बैलेंस होता तो इसका मकसद है बैंक में हमने अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे निकाल लिए। तो अभी पॉजिटिव डेबिट बैलेंस का मतलब, डेबिट बैलेंस शो करता है एसेट को, तो इसका मकसद है कि हमारा एसेट है बैंक के अंदर $3,204 हमारे पड़े हुए हैं बैंक में। नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर बैंक चार्जेस, बैंक ने कुछ चार्जेस लिए थे जिसकी एंट्री हमने अपने पास नहीं करी। तो अगर ये 3,204 ये कैश बुक का बैलेंस है, 3,204, ये जो $78 बैंक ने चार्जेस लिए हैं रिकॉर्ड नहीं हुए, तो आप इसमें से लेस कर दें बैंक चार्जेस, $78 के आप माइनस कर दें। तो 3,204 में से 78 माइनस कर दें, 3,126 बनता है आपके पास। आगे कहता है डिपॉजिट ऑफ $288 हैड नॉट बीन क्रेडिटेड इन द बैंक, कि ये $288 आपने बैंक के अंदर जमा कराए थे, तो आपके कैश बुक के अंदर तो जमा है, ये आपने जमा कर दिया, लेकिन बैंक के अंदर अभी तक डिपॉजिट नहीं हुए, यानी बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये शो नहीं हो रहा है। इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, लाइक हो सकता है ये लास्ट डे डिपॉजिट हो गया, आपने बैंक में लास्ट पे जमा कराया है, या फिर ये कि उनके प्रोसेसिंग डिले हो गई है जो वो अपने आप इस अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं कर सके। तो एनी रीज़न कुड बी। पूछता ये है कि व्हाट वाज द क्रेडिट बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 1 अप्रैल, कि क्रेडिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का कितना था। देखिए आपका अगर डेबिट बैलेंस था 3,204 का, तो वो कहता है बैंक, ये हमेशा इन्वर्स चलते हैं। इन्वर्स का मकसद ये है कि अगर आपका डेबिट बैलेंस होगा तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा, अगर आपका क्रेडिट है तो फिर बैंक का डेबिट होगा। याद रखिएगा इस बात को, ये हमेशा, क्योंकि देखें ना बैंक अपने पास क्या, आप तो जब अपने पास बैंक के अंदर रकम जमा कराते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं, कैश को क्रेडिट करते हैं। तो बैंक को आप डेबिट करते हैं तो ये शो करता है कि बैंक में आपकी रकम है। जब आप बैंक से पैसा निकालते हैं तो क्या करते हैं, बैंक को क्रेडिट करते हैं और कैश को डेबिट कर देते हैं।
या कोई लाइबिलिटी को डेबिट कर देते हैं जिसको पेमेंट कर रहे हैं। बैंक वाला क्या करेगा, बैंक में जब ये आप पैसे लेके जाएंगे, अपना अकाउंट खुलाएंगे, तो आप ओपन करवाएंगे, तो वो क्या एंट्री पास करेगा, वो करेगा आपके अकाउंट को, कैश को डेबिट करेगा और आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तो जब भी वो आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है तो इसका मकसद है आपके पैसे बैंक में बढ़ रहे हैं। और जब आप पैसे को चेक निकालते हैं तो वो क्या एंट्री पास करता है, वो अपने पास से कैश को क्रेडिट करेगा और आपके अकाउंट को डेबिट करेगा। तो ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। ये पूछता यही है कि व्हाट वाज द क्रेडिट बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट, ये बताएं बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस कितना है। तो देखें, एक तो बैंक वाले ने ये $78 उसने तो अपने पास रिकॉर्ड करे हुए थे, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं थे कैश बुक में, हमने रिकॉर्ड कर लिए, अपने पास से माइनस कर दिया। ये जो $288 है ये हमने बैंक के अंदर जमा कराया था, लेकिन बैंक में जमा नहीं हुए। तो अगर इसको हम अपने पास से लेस कर दें, ये डिपॉजिट जो हम जमा करके बैठे हुए हैं और बैंक में जमा हुआ ही नहीं है ये, तो मैं अगर इसको माइनस कर दूं 3126 में से 288 को माइनस करूं तो ये बनता है 2838। ये बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और ये क्रेडिट बैलेंस है जो शो कर रहा है कि बैंक में हमारा पैसा है 2838। सिंपल कंसेप्ट है, आपकी समझ आया होगा कि हमारा अकाउंट और बैंक का अकाउंट हमेशा रिकनसाइल होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता। जैसे आपने देखा इस सवाल के अंदर कि ये दो चीज़ें यहाँ निकल आई कि बैंक जो है वो बैंक चार्जेस उसने अपने पास रिकॉर्ड कर लिए, आपसे कुछ चार्जेस लिए, लेकिन आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं थी, तो आपकी और उसकी बुक रिकनसाइल नहीं है, आपने वो माइनस कर दिया अपने पास से। आपने कुछ पैसा जमा कराया था जो वहाँ जमा ही नहीं हुआ, तो एक फ़र्क आ गया। आपने उसे माइनस करके जब देखा तो बैंक का स्टेटमेंट जो है $2838 बनता है, जो चॉइस ए के अंदर आपको दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वी कैन सेफली से कि चॉइस ए हमारी राइट चॉइस है। और ये जो स्टेटमेंट बनाते हैं हम कैश बुक को और बैंक स्टेटमेंट को बराबर करने के लिए, रिकनसाइल करने के लिए, उसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ जाके देखें तो पेपर 2 में बैंक रिकन्सिलिएशन, पेपर 2 भी आपको जो है 2020 से लेके 2017 तक आपको मिलेगा, विंटर और समर का। तो अगर आप वहाँ जाकर देखें तो बैंक रिकन्सिलिएशन के मैंने बहुत सारे सवाल कराए हैं जो रिपीट हुए हैं। अगर किसी बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो वहाँ जाके वो पेपर्स अगर देख लेगा तो उसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और डिटेल्ड से उसको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये जितने भी ऊपर मैं सवाल करा कर आ रहा हूँ, ये पेपर 2 भी मैंने जब कराए हैं, तो पेपर 2 और पेपर 1 इन दोनों की अगर आप प्रैक्टिस करें, पेपर 2 इसलिए देख लीजिएगा जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इररिकवरेबल डेट्स के ऊपर मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लेक्चर्स हैं। अगर किसी बच्चे के कंसेप्ट बिल्कुल सही नहीं है तो वो इन लेक्चर्स को अगर देख के पास पेपर्स देखेगा और थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करे तो उसको ये कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और इंशाल्लाह एग्ज़ाम के अंदर दे विल बी गेटिंग, और रादर यू विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्ज़ाम। तो यहाँ आपने देखा कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और हमने ये वाला सवाल करके चॉइस ए, हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 6 की राइट चॉइस जो है ए है, और वो हमने कैलकुलेट करके निकाली। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। द फॉलोइंग अकाउंट अपीयर्स इन द लेजर ऑफ चन। चन के अकाउंट में फ्यू का अकाउंट है। ये क्या शो करता है, 2015 को अगस्त 1 को बताता है कि चन को फ्यू को पेमेंट करनी है $100 की, क्योंकि बैलेंस BD क्रेडिट साइड का मकसद आप समझ रहे हैं, लाइबिलिटी अकाउंट है कि चन जो है वो फ्यू से बेसिकली, फ्यू जो है उसका सप्लायर है। आप देख रहे होंगे अगस्त के 12 को आप देखें कि परचेजेस उसने फ्यू से परचेजेस करी $250 की, तो उसने परचेजेस का रेफरेंस दे के फ्यू के अकाउंट को क्रेडिट किया जो आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आप देखें अगस्त की 28 को उसने पेमेंट करी $100 की, और ये बैलेंस CD $250 शो करता है कि उसे फ्यू को जब ये अगस्त का महीना एंड हुआ तो $250 की पेमेंट उसे करनी थी। कहता है विच स्टेटमेंट, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि वो आपसे लेजर दे देता है और फिर आपसे पूछता है कि विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक कंसेप्ट तो ये है कि चन जो है बेसिकली वो माल ख़रीदता है फ्यू से और फ्यू उसका सप्लायर है। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और फिर ये जो मैंने जिस तरीके से समझाया कि उसने ये माल ख़रीदा, ये पेमेंट करी, ये अगर आपकी क्लैरिटी है तो ये बड़ा आसान सवाल है। कहता है ऑन 1 अगस्त चन इज़ ओड $100 बाय फ्यू, कि चन जो है उसे फ्यू जो है $100 पे करेगा और चन को रिसीव करनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चन ने तो माल ख़रीदा है, उसको पेमेंट करनी है।
तो ये $100 कहते हैं कि चंद को फ्यू को पेमेंट करनी है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऑन 12 अगस्त फ्यू परचेजेस गुड्स $250 फ्रॉम चंद, कि $250 की फ्यू ने माल ख़रीदा, तो ये भी इनकरेक्ट है, चंद ने माल ख़रीदा था। ऑन 28 अगस्त चंद पेड फ्यू $100 बाय चेक, ये बिल्कुल सही आप देख रहे होंगे कि चंद ने फ्यू को पेमेंट करी, इसीलिए देखें फ्यू का अकाउंट डेबिट है कि फ्यू का अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो फ्यू के अकाउंट को हमने $100 से पे करा क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं, तो हम सेफली से कह सकते हैं कि चॉइस सी क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके अंदर हमारी राइट चॉइस बनती है। डी भी पढ़ लेते हैं। ऑन 31 अगस्त फ्यू इज़ डेटर ऑफ चंद, फ्यू जो है उसको पे करने हैं $250 चंद को, तो ये भी इनकरेक्ट है, आपने देखा, अभी हम समझ के आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपने देखा कि सी चॉइस आपकी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। एन इनवाइस फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट $100 वाज एंटर्ड इन द परचेज जर्नल एज $1000, के इनवाइस जो थी, जो आपने माल ख़रीदा था परचेजेस, वो $100 का ख़रीदा था और वो परचेजेस जर्नल के अंदर $1000 का रिकॉर्ड हो गया, 900 से ज़्यादा हो गया। ये परचेजेस जर्नल क्या होता है? सॉरी, ये परचेजेस जर्नल क्या होता है? परचेजेस जर्नल का मकसद ये है कि जिसके अंदर हम जितनी क्रेडिट परचेजेस है कि सारी क्रेडिट परचेजेस जो है हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और इसका मकसद ये हुआ कि आपका जो परचेजेस जर्नल है वो $900 से ओवर स्टेटेड हो गया। ओवर स्टेटेड का मकसद आप समझ रहे हैं कि आपके पास जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आप परचेजेस लिखेंगे जाके, वो $900 से ज़्यादा लिखेंगे, क्योंकि देखें ना, यहाँ आपने $100 थे आपके और ये $1000 से आपने रिकॉर्ड करा, तो इसका मकसद है $900 आपने ज़्यादा रिकॉर्ड करे, तो ट्रायल बैलेंस में जो परचेजेस आपको नज़र आएगी वो $900 से ज़्यादा नज़र आएगी। और क्रेडिट बैलेंस में क्या होगा? दूसरी तरफ आपने क्योंकि इसको रिकॉर्ड कर दिया, तो एंट्री आपने ये क्रेडिट है, देखें लिखा है इसने, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? परचेजेस डेबिट और ट्रेड पेएबल क्रेडिट। ये आपने $1000 से रिकॉर्ड कर दी, एक्चुअली इसे $100 से रिकॉर्ड होना था, तो ये $900 से क्या हुआ? ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी भी बढ़ गई आपकी और आपकी परचेजेस भी बढ़ गई। तो देखें यहाँ पे ये परचेजेस ओवर स्टेटेड डी चॉइस में, ये तो नो इफेक्ट तो नहीं है, देखें दोनों जगह इफेक्ट है परचेजेस, ये नो इफेक्ट पे इनकरेक्ट है, हमारी दो जगह इफेक्ट पड़ रहा है इस ट्रांजैक्शन का। ये भी एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछता है। तो दो जगह इफेक्ट कहाँ पड़ा? एक तो परचेजेस आपकी ओवर स्टेटेड हो गई, ज़्यादा हो गई, और सेकंड ट्रेड पेएबल भी आपका ओवर स्टेटेड हो गया। तो डी चॉइस जो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है वो आपकी राइट चॉइस बनती है कि परचेजेस भी ओवर स्टेटेड हैं आपकी और ट्रेड पेएबल भी ओवर स्टेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आते हैं। ऑन 1 जनवरी कमीशन रिसीवेबल $210 वाज आउटस्टैंडिंग, कि कमीशन रिसीवेबल 1 जनवरी को आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग का मकसद है कि यू हैव टू रिसीव इट, कि आपने अर्न तो कर लिया था लेकिन ये अभी तक मिला नहीं था। और 1 जनवरी का मकसद आप समझ रहे हैं कि जो साल जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, ये इनकम प्रीवियस ईयर की थी, जो उन्होंने अर्न तो कर ली थी लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिला था। About outstanding commission received during the year amounted to $4,850, कि कमीशन जो हमें मिला इस साल के अंदर, जो पैसा हमने रिसीव किया वो $4,850 का रिसीव किया। अब देखें बड़ा सिंपल है कि ये 4,850 के अंदर ये $210 जो है वो शामिल है, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग था जब आपने रिसीव किया, तो एजम्पशन ये है कि ये भी आपने रिसीव किया होगा। तो 4,850 में से ये $210 आप माइनस कर दें, तो ये बचता है $4,640। ये एक्चुअली इस साल की इनकम है आपकी। हैव यू गॉट द पॉइंट? द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर कि ये आउटस्टैंडिंग था, प्रीवियस ईयर में आपने अर्न किया था, इस साल आपने अर्न नहीं किया लेकिन रिसीव इस साल के अंदर जाकर हुआ। तो ये टोटल रकम आपने इस साल के अंदर रिसीव करी ड्यूरिंग द ईयर, वो 4850 के अंदर ये 210 माइनस कर दें, बाकी जो है वो इस साल की इनकम है। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो 4640 देखें आपको यहाँ नज़र आएगा, लेकिन ये कमीशन रिसीवेबल को डेबिट करके इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये बिल्कुल सही बात है कि इनकम स्टेटमेंट हमारी कमीशन रिसीवेबल को डेबिट इसलिए कर रहे हैं, इसे क्लोज कर रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करने का मकसद ये है कि ये
प्रॉफिट है, आपकी इनकम है। जब इनकम स्टेटमेंट डेबिट होती है तो वो एक्सपेंस को शो करता है, और इनकम स्टेटमेंट अगर क्रेडिट हो रही है तो वो इनकम को शो करती है। याद रखिएगा, कमीशन रिसीवेबल डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट 4640 से अभी हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं, आपने देख लिया। तो ये आपका, और ये कंसेप्ट इसके अंदर याद रखिएगा। देखें, ये रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग था जो आपको ड्यूरिंग द ईयर मिला है, उसमें से उसको माइनस करें ताकि इस साल की इनकम आपके पास आए। तो ये बाकी देखें, जो सी में भी रकम तो वही दी है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट डेबिट है, जो एक्सपेंस को शो करती है इनकरेक्ट है। तो बाकी के अंदर तो फिगर ही इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। अ ट्रेडर डिसाइडेड टू चेंज हिज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फ्रॉम 2% टू 3% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, कि उसने जो पहले उसका जो पॉलिसी थी वो ये थी कि 2% एक्सपेक्टेड है कि उसके कस्टमर से उसको नहीं मिलेगा जो माल उसने उधार बेचा है, क्रेडिट पर बेचा है। अब वो कहता है अब एक्सपेक्टेड ये और ज़्यादा, मतलब कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो उसको लगता है नहीं यार ये पैसे कम है, कुछ और कस्टमर भी ऐसे हैं कि जो लगता है उसको पैसे नहीं देंगे। तो इसका मकसद है उसने इसको बढ़ा दिया। इसको बढ़ाने का मकसद समझ रहे हैं कि आपका एक तरीके से एक्सपेंस बढ़ गया आपका। जो भी परसेंटेज फिगर जो भी हो, आप याद रखें कि ये प्रोविज़न की फिगर जब भी बढ़ेगी तो इसका मकसद है एंट्री ये होगी कि इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है आपका जो इस साल का है। और जब भी ये परसेंटेज बढ़े तो याद रखिएगा एक्सपेंस बढ़ेगा, और एक्सपेंस बढ़ने की इंक्रीज जब इनकम स्टेटमेंट में लेकर जाएंगे तो क्या होगी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर सी चॉइस जो है वो आपकी राइट है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, ये जो कंसेप्ट मैंने सिंपल आपको समझाया, अगर ये सवाल समझने में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है और उसे लगता है कि यार ये समझ, ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड गो टू द क्राचिंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। प्लेलिस्ट में जाकर देखें, इररिकवरेबल डेट्स का एक फ़ोल्डर मिलेगा आपको। इररिकवरेबल डेट्स में 2-3 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कराए हैं। अगर वो लेक्चर आप आधा घंटा पौन घंटा बैठ कर देख लें ध्यान से, तो आप यकीन माने कि ये जो जितने क्वेश्चंस आपके आते हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स के, मल्टीपल पेपर 1 में आए या पेपर 2 में आए, ये सब आप बहुत इत्मीनान से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड वहाँ करें, जाके वो लेक्चर देखें और अपनी ज़िंदगी आसान करें। हम इस क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर इस लेक्चर को रोकते हैं। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसको पेपर को देखें। जो मैंने कराया है यहाँ रुक जाएं, इसको पहले सुकून से वॉच करें वीडियो को, फिर उसके बाद करके इस क्वेश्चन को ख़ुद से हल करें। जब आप इसे खुद से हल करके अपने कंसेप्ट चेक करें कि यार आपके कंसेप्ट जो हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तो दोबारा वीडियो को देखें। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस जो है वो भी बिल्डअप होगा। और बाकी 2020 से, जैसे मैंने पहले बताया, पेपर्स वहाँ पर हैं, जाके बार बार प्रैक्टिस करें उनको। 2020 से लेके ये मैं भी 2015 विंटर का पेपर करा रहा हूँ। टेक माई वर्ड्स, अगर ये सारे पेपर जो मैंने कराए हैं अगर आप जाके कर लेते हैं, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको A+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत इत्मीनान से A+ आपका आएगा। और अगर आपको किसी भी मज़ीद चीज़ के अंदर, आपके एग्ज़ाम्स करीब हैं, आई एम अवेलेबल। अगर किसी भी बच्चे को ये व्हाट्सअप जो नीचे आप जब वीडियो देख रहे हैं तो कुछ नंबर्स भी आ रहा होगा, इस पर स्लाइड चल रही है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर मैसेज करें। कुछ बच्चे करते हैं हमें, यूट्यूब के ऊपर आप कमेंट्स करें। और हम यहाँ सिचुएटेड हैं नीपा के ऊपर, कराची के अंदर जो गुलशन इकबाल है, इसमें जो मैन नीपा के ऊपर हमारी एकेडमी है, इसके आसपास गुलशन हो, गुलिस्तान जौहर हो गया, गुलशन इकबाल हो गया, फेडरल भी एरिया हो गया, इन करीब के जो बच्चे हैं, इवन मलिर कैंट का इलाका है, यहाँ जो बच्चे देख रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हम फिज़िकली भी ऑन कैंपस भी हमारी होते हैं। मैं सैटरडे संडे को अवेलेबल होता हूँ, तो वो टाइम लेके यहाँ भी आ सकते हैं सेंटर के अंदर। अगर उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ वो समझना चाहते हैं, तो ये तमाम फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जस्ट टू फैसिलिटेट यू इन योर स्टडीज़ के आपका इंशाल्लाह क्लैरिटी भी कंसेप्ट्स की क्लियर हो और यू शुड बी गेटिंग A+ इन योर एग्ज़ाम्स। तो टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।